मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के 9 बज रहे हैं। जो आपकी उत्तर प्रदेश की स्पेशल की क्लास आती है, यूपी स्पेशल की क्लास आती है, उसी का मैं अगला पार्ट लेकर हूँ। और हम पढ़ रहे हैं इसमें यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। जैसे यूपीपी आपको देना है, यूपीएसआई हो गया, आरओ हो गया, एआरओ हो गया, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और यूपीपीओ जितने भी होने एग्ज़ाम, तो वहाँ पर 20-20 क्वेश्चन, जैसे आईटीआई इंट्रोडक्शन का हो गया, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी करते हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या कह रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा शिकोह द्वारा। तो इसका हो जाएगा शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शाहजहां को स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, और इस सबसे खासियत थी शाहजहां वाले में कि शाहजहां के स्थापत्य कला काल को स्वर्णकाल कहा जाता था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पियर्ल मास्क्यू की उपाधि दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मोती मस्जिद को पियर्ल मास्क्यू की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इसे मस्जिद का निर्माण अपनी शाही दरबारी के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षण लगते हैं। यह गुंबदाकार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण तौर पर हिंद वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा बेटा। पूछ रहा है कि बताइए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। ये यूपीपी कांस्टेबल का है कि जो फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा पूछा गया था, और इसको हम देखते क्योंकि ये कोई भी नहीं था जिसने बनवाया था। इसका मिसलेनियस देखते हैं क्या होगा रियल में। ये रहा इसका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुष्ठानों के लोक भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। किसने की थी? नवाब मोहम्मद खान बंगस ने। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियार के नाम पर रखा गया था। फर्रुखसियार था। और काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पर पंचाल घाट, घटिया ऐतिहासिक विश्राम और स्थल, पक्के घाट बनाए। तो इसको किसने बनवाया था? फर्रुखसियार ने बसाया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? चांदपुर में, दुधई में, देवगढ़ में या चंदेरी में? तो ऑप्शन हो जाएगा दुधई में ये स्थित। कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे ये दुधई में स्थित। कहाँ? दुधई में। अब इसका दुधई पड़ता कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव में नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह 35 फीट की ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख्य शेर और शरीर मनुष्य में दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे। यहाँ पर गुप्तवंशी अनेक मूर्तियाँ भी, मंदिर हैं भी। कहाँ पर? ललितपुर में है नरसिंह की मूर्ति, जो विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और क्या कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त किए भी। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश यहाँ मर गए थे, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और ज्ञान इन्होंने पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में दिया था। ज्ञान कहाँ प्राप्त? बोध गया में प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ? बोध गया में। ओके, और इनका अगर बताऊँ तो इनका पैदा कहाँ हुए थे, तो आप कमेंट करके ये बताइए ज़रूर। मैं इतना बता दिया हूँ, आप एक बताइए इसका पैदा कहाँ पर हुए थे। ये रहा इसकी व्याख्या। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया, अर्थात मृत्यु। कुशीनगर प्राचीन काल से कुशीनारा में
बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध में 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है, जिसे हम रामाभार स्तूप कहते हैं, जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई। ओके, रामभार स्तूप कुशीनगर में है, शहीद महल श्रावस्ती में है। और धमेक स्तूप कहाँ पे है, तो आप बताएंगे धमेक कहाँ पर पड़ता है? कौशाम्बी में, सारनाथ में। आप बताइए। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ क्या है? हिरन का उद्यान, मूलगंध कुटी, तिब्बती मंदिर, ये रामाभार स्तूप। तो आप बताएंगे यहाँ पर रामाभार स्तूप है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में स्थित है क्या बड़ा इमामबाड़ा। इसके बारे में देखते हैं किसने बनवाया था, आसुफदौलता ने। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसुफदौला ने वर्ष 1784 में करवाया था। और इसी समय आसुफदौला 1784 में और किसका निर्माण करवाया था? तो अलाई वो दरवाज़ा था जिसका, जहाँ से हमारे भारत का राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह लिखा है गया, रूमी दरवाज़ा। तो रूमी दरवाज़ा का भी उसने निर्माण करवाया था। 35 फीट है। यह विशाल गुम्बद नुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। ओके, अगला देखते हैं। आपको बनाना है कि घोषित राम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, घोषित राम स्तूप है कहाँ पर? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी में। तो घोषित राम कौशाम्बी में पड़ता है, और शहीद महल श्रावस्ती में पड़ता है, और कुशीनगर में रामाभार पड़ता है, और प्रयागराज में, वो बनारस में कौन पड़ता है? आप कमेंट करके बताइए। सॉरी। तो घोषित राम उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान है। घोषित राम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है। अगला ये रहा, और पूछ रहा है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी? तो वाराणसी के लमही में। कहाँ हुआ? तो वाराणसी के लमही में। उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्हें माधुरी मर्यादा पत्रिका का संपादन तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया था। भारतीय साहित्य जगत में उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती। क्या वो उपन्यास सम्राट? इनके द्वारा लिखी गई देखो कृतियाँ, उन्होंने क्या क्या लिखा? तो इनकी द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ किसके? मुंशी प्रेम। गोदान इन्हीं की कर्मभूमि, इनकी प्रेमाश्रय, इनकी रंगभूमि, कबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर की कहानी। तो इनकी कृतियाँ हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखते हैं। पूछ रहा भव्य जैन स्तूप, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कहाँ स्थित? कंकाली टीला है कहाँ पर? वाराणसी में, देवरिया में, मथुरा में या कौशाम्बी में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मथुरा में है भव्य जैन स्तूप के अवशेष, जो कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है। तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले की पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890 में डॉक्टर फुहरर नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिससे प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप का प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और कह रहा प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की, जहाँ पर अकबर हमेशा ज़्यादा था। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो ये फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती, और अकबर ने अपने लड़के जहांगीर का नाम इसी के नाम पर रखा था। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे, जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई इसी के पास। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा,
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? मथुरा किसकी राजधानी थी? पांचाल की। तो पांचाल तो आइछन्न है। अंग की क्या है आपको पता होगा? अंग की राजधानी चंपा है। सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, तो वो सूरसेन वाला क्षेत्र था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका व्याख्या। ये देखो यूपी भी कांस्टेबल में पूछा गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। पांचाल की आइछन्न बदायूं था और अंग की राजधानी चंपा थी। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन हैं? अब हिंदू प्रसाद के संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नहीं, मदन मोहन मालवीय। भारतीय का ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदुस्तान पत्र का संपादन 1887 में किया गया था और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई थी। ओके, इसका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश को में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज 1861 में हुआ था। जब किसका हुआ था? इसी समय जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। लेकिन इन्होंने वर्ष 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी राजधानी थी? चेदी कहाँ की थी? बुंदेलखंड की ऑप्शन है, बी अवध, तीसरा अंग, चौथा अवंती। तो बुंदेलखंड की राजधानी चेदी थी। इसके अंतर्गत जनपद कौन आता था? बांदा वाला क्षेत्र आता था। इसका देखते हैं व्याख्या, इसकी देखते हैं पूरी। 16 महाजनपद पूरा देख लेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्धों का एक ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, उसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कौन? भारत। और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, 16 में 8 कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। अब कौन कौन थे उसका देखते हैं पूरा मिसलेनियस ये रहा। तो उत्तर प्रदेश काशी था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास क्षेत्र। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी क्षेत्र। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद के आसपास क्षेत्र। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा देवरिया के आसपास क्षेत्र। चेद जिसकी राजधानी सुक्तमती थी, बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्र या बांदा वाला क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक थी, रजौरी हजारा के पास वाला क्षेत्र। सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र, मथुरा के आसपास। पांचाल आइछन्न बरेली फर्रुखाबाद और बदायूं इसी के अंतर्गत आते हैं। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। और इसमें कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक में एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो भद्र विहार पड़ता कहाँ? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में, हरिद्वार में। इसका ऑप्शन हो जाए कन्नौज, क्योंकि इसकी ने अपनी राजधानी पहले थानेश्वर थी, दूसरी अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी इसने अपनी राजधानी। तो राजा हर्षवर्धन कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित कादम्बरी, हर्ष ने 3 मतलब कि बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी किसकी लिखी है? बाण भट्ट की। और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते। अब हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद थी। इनको तीनों किसने लिखा था? तो आप बताएंगे इनको लिखा था हर्षवर्धन ने। ओके, अगला देखते। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन कुशीनगर में है, सारनाथ में, कन्नौज में, लुम्बिनी में। तो ऑप्शन सारनाथ वाराणसी में। इसकी व्याख्या देखते हैं बेटा। इसकी व्याख्या ये रही, व्याख्या इसकी ये रही। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग चतुर्मुख कहते हैं, मतलब 4 सिंह थे। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं
सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में से अपनाया गया। ओके, अगला रहा ये, और देखते हैं चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जजाग भुक्ति या जयहोट के नाम से जाना जाता था? चंदेल शासकों के दौरान उत्तर प्रदेश कौन सा भाग जजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जानते? अवध, बुंदेलखंड, काशी द्वाब। तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, इसे पहले जजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रहा। जजाग भुक्ति या जयहोटी एक वीर प्रश्विनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश या आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश शासकों को स्वतंत्र राजनीति इतिहास प्रारंभ माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किए थे? मतलब 1921 तक राजधानी कहाँ थी उत्तर प्रदेश? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या कानपुर? तो बेटा इलाहाबाद पहले 1921 तक राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान में इसको राजधानी 1921 के बाद लखनऊ कर दी गई, तब से लखनऊ ही राजधानी है। ओके, आज की व्याख्या देखते हैं, ये रही व्याख्या। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी वर्ष 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक विधायी की राजधानी है, जबकि इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? मतलब कि जहाँ पर गौतम बुद्ध की माँ थी वह क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता? और क्षेत्र का देवदह राज्य था। देवरिया नाम था, गोरखपुर नाम था, गोंडा नाम था, बस्ती? तो ऑप्शन सी बस्ती था। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य की कोली वंशी शासक परिवार से संबंधित थे। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा पर स्थित है। बुद्ध का कालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मर्थ कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी उरई। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके, तो कम से कम पता चले, कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, कि इसका आंसर कौन सा होगा, वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है। ओके, तो बच्चों हमारी यहीं तक क्लास थी और हमारे रेगुलर क्लास आते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को अपने बेस्ट बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।